मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं वायु प्रदूषण का भाग 2, यानी वायु प्रदूषण का भाग 2 यानी पार्ट 2 देखेंगे। यह टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट के साथ एमए ज्योग्राफी के अंदर भी यह टॉपिक है लगता है। और इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे पूर्व वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि बेसिकली वायु प्रदूषण है क्या, वायु प्रदूषण किन कारणों की वजह से फैलता है और वायु प्रदूषण के सोर्स कौन कौन से हैं, वायु प्रदूषण के यानी मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, और इसके अलावा वायु प्रदूषक प्रमुख गैसों के बारे में डिस्कस किया था। तो इसलिए थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूं कि वायु प्रदूषण बेसिकली है क्या। वायु के भौतिक, रासायनिक और जैविक जो संगठन होता है उसमें किसी प्रकार का जो अवांछित तत्व मिल जाता है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें हो, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या मेथेन हो, यानी कई प्रकार की हानिकारक गैसें हैं। उस गैसों के मिश्रण से या धूल कण है, पराग कण है और कई प्रकार के जो अवांछित तत्व, चाहे वो औद्योगिक अवशिष्ट के रूप में हो, उत्पाद के रूप में हो या नगरपालिका का विभिन्न प्रकार का यानी अवसाद पदार्थ से सड़न से जो मुख्य रूप से क्या है विभिन्न प्रकार की गैसों के निर्माण की प्रक्रिया हो, या जो कृषि उत्पाद के रूप में विभिन्न प्रकार के जो पेस्टिसाइड और केमिकल्स पदार्थ है वो वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसों में मिलते हैं, या पराली जलाने से जो विभिन्न प्रकार की यानी धूल कण और विभिन्न प्रकार की गैसें मिलती हों, या ज्वालामुखी क्रिया है, या जब मुख्य रूप से यदि हम देखते हैं तो जंगलों में आग लगती है, उसकी वजह से वायु की जो भौतिक रासायनिक संगठन होता है, एक निश्चित अनुपात होता है गैसों का, उसके अंदर यानी विकृति आ जाती है, जिससे पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति और मानव पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। वो बेसिकली वायु प्रदूषण है। और वायु प्रदूषण के अंदर देखें दो, हमने देखा था कि वायु प्रदूषण के दो स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत जिसमें आपका ज्वालामुखी आ जाता है, मुख्य रूप से प्राकृतिक आग जो वनों में लगती है उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की हैलोजिक गैसें हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, उनके यानी मिलने से भी मुख्य रूप से क्या है वायु प्रदूषण होता है, या पराग कण उसके अंदर मिलते हैं उससे भी होता है। और मानव ये प्रदूषण में तो यानी औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा पोल्यूशन फैलता है, कृषि उत्पाद के जो फैलता है, नगरीकरण क्षेत्रों से भी पोल्यूशन फैलता है, और विभिन्न उत्पाद है जिसका डिस्कस हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया था। तो उसका अध्ययन करने के लिए आप उससे पूर्व वाला वीडियो का अवलोकन करें। तो आज हम देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या है और वायु प्रदूषण का हमारी मौसम तथा जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, जीव जंतु या समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव की जब बात आती है तो इसको हम 3 वर्गों में विभाजित कर इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जब अध्ययन करेंगे मौसम तथा जलवायु पर प्रभाव, देखिए वर्तमान परिदृश्य के अंदर देखें तो चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो या जो धूमर कोहरा हो, जो स्मोग फैल रहा है वायुमंडल में, या सल्फर स्मोग फैल रहा है, या जो अब विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके फैलने से जो अम्लीय वर्षा को आमंत्रित मुख्य रूप से क्या है
करता है और इसके बारे में कई कंपटीशन एग्जामों में प्रश्न पूछा भी जाता है। तो मौसम तथा जलवायु के प्रभाव के अंदर देखें तो वर्तमान में उपभोक्तावादी जो संस्कृति है जिसमें हम क्या है यानी एसी का प्रयोग करते हैं, एयर कंडीशन का उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर या फ्रीज का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, इसका अलावा यानी विभिन्न प्रकार के जो फोम के प्लास्टिक हैं, फोम प्लास्टिक का उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं, या हेयर ड्रायर के रूप में काम कर रहे हैं, या अग्निशामक यंत्रों का जो प्रयोग कर रहे हैं, या विभिन्न प्रकार के सौंदर्य के जो साधन है उनका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यानी जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, या जो विभिन्न प्रकार के वायुमंडल में सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली जो नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड जो सुपर सोनिक जो जेट एयरवेज मुख्य रूप से छोड़े जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो उससे भी क्या है नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है और जिसका प्रभाव क्या होता है मौसम पर, यानी वायु के अंदर कई प्रकार की हानिकारक गैसें, चाहे वो मुख्य रूप से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो, या ग्रीन हाउस इफेक्ट डालने वाली CO2 हो, या CFC हो जो ओजोन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है, या सल्फर डाइऑक्साइड है जो अम्लीय वर्षा को आमंत्रित करती है, या यानी मुख्य रूप से अन्य प्रकार की फ्लाई ऐश है, या जो जीवाश्म ईंधन का जो दहन करते हैं उसका सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, यानी हमारा तापमान में वृद्धि होती है, तापमान वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो सीधी सी बात है यानी पृथ्वी के अंदर तापमान बढ़ेगा, तो जो हमारी जो ऊंची पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिम टोपियां है वो पिघलेंगी, और वो पिघलेंगी तो स्वच्छ जल के भंडार धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होंगे। इसके अलावा यदि हम देखें तो यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण उसके अंदर जो द्वीपीय राष्ट्र हैं या जो तटवर्ती बड़े महानगर हैं वो धीरे धीरे जलमग्न होने लग जाएंगे। अपना पड़ोसी देश मालदीव है वो यानी मुख्य रूप से इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो अगले 30 से 40 सालों में वो जलमग्न हो जाएगा। उन्होंने अफ्रीका में जगह परचेज करने की भी बात चल रही है। तो इस प्रकार न केवल यानी मुख्य रूप से स्वच्छ जल के भंडार कम होंगे, तापमान बढ़ेगा, तो हमारी जो मृदा है, मृदा के अंदर यानी एक निश्चित आर्द्रता की मात्रा होती है उस जिसके कारण उसमें संगठन क्षमता बनी रहती है, उसमें वनस्पति पादप और जो कृषि उत्पाद यानी उसके अंदर बढ़ते हैं और उसका धीरे धीरे क्षय होने लग जाएगा। उसमें यानी आर्द्रता की मात्रा कम होगी, सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से क्या है कम होगा। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो असामयिक वर्षा होगी, जहां वर्षा नहीं होनी चाहिए वह वर्षा होगी, वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे क्या है यानी घटाव आएगा, और जिसके कारण हमारी खाद्यान्न फसलें हैं विशेषकर जो चावल और गेहूं की फसलों के अंदर धीरे धीरे गिरावट आएगी। क्यों? सिंचाई या वर्षा की मात्रा कम होने से हमारे खाद्यान्न श्रृंखला है उस पर विपरीत प्रभाव इसकी वजह से क्या है देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार यानी जो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये वैश्विक तापमान में वृद्धि या विभिन्न प्रकार की हैलोजिक गैसें जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, या विभिन्न प्रकार की जो मुख्य रूप से हानिकारक गैसें उत्पन्न होने के कारण यानी जो हमारे सूर्य से आने वाली जो दीर्घ तरंगें या लघु तरंगें हैं वो पृथ्वी पर तो आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उस पर लेयर क्षोभमंडल में पर जम जाती है और वो वापस नहीं जाने जाती, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है और वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब वृद्धि होगी तो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। और हमने पिछले 20-30 सालों में अनुभव भी किया है कि तापमान में जो वृद्धि हो रही है जिसके कारण
यानी विभिन्न प्रकार की मौसमी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जिसमें कोरोना भी मुख्य रूप से कहीं न कहीं मनुष्य के द्वारा प्रकृति के साथ जो हस्तक्षेप किया है। इसी प्रकार कई प्रकार की चिकनगुनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, या कई प्रकार के असाध्य रोग भी इससे उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, यानी हमारे समताप मंडल में ओजोन परत है जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट तरंगों को रोकती है, लेकिन जब वो यानी सीएफसी और अन्य हैलोजी गैसें उत्पन्न होगी तो यानी समताप मंडल की ओजोन परत में के अंदर छिद्र हो गया है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएगी, जिससे न केवल जीव जंतु, वनस्पति और मानव और जलवायु पर उसका विपरीत प्रभाव है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार यानी ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य यानी वैश्विक यानी विभिन्न प्रकार की यानी जीवाश्म ईंधन दहन करने के कारण या औद्योगिकरण या नगरीकरण के कारण क्या है, यानी पृथ्वी का तापमान के अंदर यानी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और शुद्ध जल के भंडार खत्म हो रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें भी विकृति आ रही है। तो इस प्रकार यानी कई मौसमी आपदाओं, मुख्य रूप से चक्रवात है, सुनामी है, या मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के यानी हम देखते हैं असामयिक वर्षा है, या वर्षा के प्रारूप में जो परिवर्तन आ रहा है, गर्मी और शीतकाल के अंदर यानी मुख्य रूप से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और उसका प्रभाव यानी हमारे मौसम और जलवायु पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो एक पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है मौसम व जलवायु के प्रभाव के कारण धूम्र कोहरा एक विकट समस्या क्रिएट कर रहा है, जिसको हम स्मॉग के नाम से भी स्मॉग के नाम से भी जानते हैं। और यह क्रिया सर्वप्रथम लॉस एंजिल में देखी गई थी। लॉस एंजिल भी स्मॉग भी कहते हैं इसको, लॉस एंजिल स्मॉग भी कहते हैं किसको, धूम्र कोहरे को। क्यों सर्वप्रथम धूम्र कोहरा यानी संयुक्त राज्य के लॉस एंजल में ऐसी घटना सर्वप्रथम देखने को मिली थी। तो ये जो मुख्य रूप से धूम्र कोहरा है क्या, तो एक तो क्या स्मॉग और प्लस क्या है फॉग। स्मॉग और फॉग मिलकर मुख्य रूप से क्या है, धूम्र कोहरे का निर्माण करता है। तो स्मॉग प्लस फॉग मिलकर धूम्र कोहरे का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, जो धूम्र कोहरे के अंदर बेसिकली क्या होता है, शीतकाल में जो धुंध आती है, तो धुंध आने उसमें विभिन्न प्रकार के यानी ग्रीष्म शीतकाल के अंदर दीपावली के आसपास जो पटाखे जलते हैं, इसके कारण क्या है, कई प्रकार की हैलोजी गैस है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, जैसे कई हैलोजी गैसें उत्पन्न होती है। या पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है पंजाब हरियाणा के आसपास के जो किसान है वो यानी चावल की भूसी पराली को जलाते हैं, जिसके कारण असंख्य मात्रा में धूलकण और हैलोजिक गैसें उत्पन्न होती है, और उसकी वजह से जो मुख्य रूप से कोहरे के साथ और मुख्य रूप से जो धुआं होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो मिलकर यानी धूम्र कोहरे का निर्माण होता है, जिससे न केवल मुख्य रूप से क्या है दृश्यता खत्म हो जाती है, बल्कि आंखों में जलन होना प्रारंभ हो जाती है, फेफड़ों के अंदर जलन होना प्रारंभ हो जाती है, और जो मुख्य रूप से दृश्यता है वो बिल्कुल ही यानी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण यानी मुख्य रूप से परिवहन तंत्र बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। न केवल यानी सड़क परिवहन बिल्कुल वायु परिवहन भी मुख्य रूप से क्या है क्रैश कर जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की यानी दुर्घटनाएं भी देखने को मिलती है। और पिछले कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुख्य रूप से यानी इस पराली के जलाने पर प्रतिबंध लगाया, बल्कि दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी कई गाइडलाइन इसके अंदर जारी की है, ताकि क्या इस धूम्र कोहरे की वजह से आम जन को जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है
उसको किसी प्रकार से क्या है कम किया जा सकता है। तो धूम्र कोरे के अंदर क्या सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुख्य रूप से इसमें तो होती है, इस पर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस नीचे परफ्यूमिंग ओजोन गैस भी मिलकर क्या है यानी इसके अंदर धुआं मुख्य रूप से ओस के साथ मिलकर ये गैसें यानी मिश्रण हो जाता है, जिसके कारण यानी आंखों में जलन होना, फेफड़ों में जलन होना और दृश्यता समाप्त हो जाती है। श्वसन से संबंधित कई रोगों पर ये मुख्य रूप से क्या है इफेक्ट है वो डालती है। तो धूम्र कोरे के अंदर कई प्रकार की हैलोजिक गैसें हैं, वो मुख्य रूप से हानिकारक। इसके अलावा अन्य गैसें भी है, CO2 है, या मुख्य रूप से दूसरा यदि हम देखते हैं SO2 गैस भी मुख्य रूप से होती है, CO और CO2 गैसें भी इसके अंदर उत्पन्न होती है, जिसके कारण काफी यानी नुकसान होता है। दूसरा यदि हम बात करते हैं सल्फर स्मोक, और सल्फर स्मोक के अंदर देखते हैं तो इसको लंदन स्मोक के नाम से भी जाना गया है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, लंदन स्मोक के नाम से भी इसको प्रमुख रूप से क्या है जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है यानी बेसिकली H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण प्रमुख रूप से क्या है होता है, और उसकी वजह से क्या होता है यानी सल्फर का एक स्मोक बन जाता है जलवाष्प के साथ मिलकर, और इसी वजह से क्या होता है यानी 1825 में लंदन में 4000 लोग कलवित हो गए थे। तो 4000 लोग मुख्य रूप से क्या है यानी इस सल्फर स्मोक की वजह से यानी प्रमुख रूप से क्या है मारे गए थे। इसके अलावा यदि हमारे मौसम पर प्रभाव का तीसरा इफेक्ट देखना चाहे तो अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा प्रमुख रूप से क्या है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड मिलकर यानी क्या होता है अम्लीय वर्षा में यानी विशेष रूप से यानी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और प्रमुख रूप से दूसरा यदि हम नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 मिलकर क्या करती है यानी सल्फ्यूरिक यानी अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है। किसका H2SO4 का निर्माण इसके अंदर प्रमुख रूप से होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड वर्षा जल के यानी सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, और यह इस क्रिया के कारण जो वर्षा के जल के साथ ये दोनों गैसें मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब वर्षा होती है, जिससे न केवल मुख्य रूप से हमारे वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि विभिन्न प्रकार की जो स्वच्छ जल के भंडार होते हैं वो भी मुख्य रूप से पॉल्यूटेड हो जाते हैं, वनस्पति पर विपरीत प्रभाव मिलने को मिलता है। इसकी प्रभाव की वजह से यानी स्टोन कैंसर, पत्थर के अंदर भी दाग बढ़ जाते हैं, और कई प्रकार की बहुमंजिला इमारतें जो संगमरमर की बनी होती है उसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर पत्थर के दाग होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस रासायनिक क्रिया पत्थर के साथ करता है, और उसकी वजह से यानी आपने पीछे देखा था कि जो अपना ताजमहल है उसके अंदर भी यानी जो विभिन्न प्रकार की जो वहां की फैक्ट्रियों से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से वहां यानी मुख्य रूप से
पत्थर कैंसर की संभावना भी इसके अंदर उत्पन्न हो गई, और जिसके कारण आगरा के आसपास वाले औद्योगिक इकाइयों को वहां बाहर स्थानांतरित है वो किया गया। और इसकी वजह से क्या है, न केवल जो हमारी झीलें हैं, झीलों के अंदर यानी इसके अंदर प्रमुख रूप से झील कातिल भी कहा जाता है अम्लीय वर्षा को, क्योंकि झीलों में पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति है वो इसकी वजह से मर जाते हैं, पेयजल के स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, उसका नकारात्मक प्रभाव मिलता है। सर्वाधिक यदि हम अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्लस यूरोपीय देश है, में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में औद्योगिकरण, नगरीकरण सर्वाधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण वह झील कातिल अम्लीय वर्षा है वो प्रमुख रूप से होती है, जिसका हमारे मौसम पर भी, हमारी जलवायु पर भी, वनस्पति पादप समुदाय पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम देखें मौसम एवं जलवायु की वजह से यानी मुख्य रूप से हमारा जलवायु तंत्र है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र भी धीरे धीरे क्या है, मौसम के अंदर असामयिक जो परिवर्तन हो रही है, असामयिक वर्षा हो रही है, चक्रवात आ रही है, सुनामी आ रही है, और कई प्रकार के जो संक्रामक और वायरस जनित बीमारियां उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से क्या है, यानी न केवल वन्य पारिस्थितिकी तंत्र बल्कि मनुष्य एवं जो हमारा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमारी जो विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, जो प्लेंक्टन में उसकी प्रजनन क्षमता में गिरावट आ रही है, धीरे धीरे वो नष्ट हो रहे, तो ये कई प्रकार की असामयिक घटना देखने को मिलती है। और इसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो ये यानी मुख्य रूप से मौसम और जलवायु प्रभाव क्यों पड़ रहा है, क्योंकि आज भी हम 60% विद्युत यानी जीवाश्म ईंधन कोयले से उत्पादन कर रहे हैं, और आज भी हम पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर आश्रित हैं। हम गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का इतना विकास नहीं कर पाए ताकि उन पर दबाव कम हो और स्वच्छ प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का सोर्स हमें मिले। हालांकि इसकी तरफ यानी बहुत से सकारात्मक कार्य किए गए हैं, और ज्यादा हमें रिसर्च करने की आवश्यकता इसके अंदर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, कई प्रकार की औद्योगिक घटनाएं भी हो जाती है, जैसे मैं कहूं भोपाल गैस त्रासदी, तो भोपाल गैस त्रासदी है वो मुख्य रूप से 2 से 3 दिसंबर 1984 को यह त्रासदी है वो घटी है, और इसकी पिछली बार बरसी भी मुख्य रूप से आई गई थी। इसमें क्या मेथाइल आइसोसाइनाइड, मेथाइल आइसोसाइनाइड जिसको शॉर्ट में मिग के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है, यानी MI और C मिग गैस के रूप में जाना जाता है। ये कई कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, 1984 में 2 से 3 दिसंबर 1984 को, और इसके अंदर कौन सी गैस का रिसाव हुआ, तो यानी मिक्स गैस या मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, और इस रिसाव की वजह से यानी 2500 लोग तो तत्काल उसी समय मारे गए। इसके अलावा यानी लगभग 5000 लोग हैं वो मुख्य रूप से या तो अंधे हो गए या उसके अंदर मुख्य रूप से विकलांग हो गए, और विकृत मुख्य रूप से क्या है इसकी वजह से हुए थे, और उसका प्रभाव वनस्पति और जीव जंतुओं पर भी मुख्य रूप से क्या है देखने को मिला था। तो ये भी यानी मानवीय चूक है औद्योगिक क्रियाओं के अंदर। इसी प्रकार रूस के स्नोलोबिजन के अंदर भी क्या है गैस के रिसाव की घटना हुई थी, और उसकी वजह से भी क्या है मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति पर विपरीत प्रभाव देखने को मिला था। तो ये तो हमने देखा मौसम तथा जलवायु पर प्रभाव के रूप में अध्ययन किया। दूसरा जैविक समुदाय पर प्रभाव, जैविक तो जैविक समुदायों पर प्रभाव की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने औद्योगिकरण किया, नगरीकरण किया, जीवाश्म ईंधनों के दहन की वजह से यानी हमारी जो ओजोन परत है, यानी
ओजोन अलपता। क्यों? क्योंकि हमने उपभोक्तावादी संस्कृति से एसी है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, या हम बात करते हैं फोम प्लास्टिक का प्रयोग है, हेयर ड्रेसर, अग्निशामक यंत्रों के अंदर यानी सीएफसी गैसों का प्रयोग किया है। इसके अलावा यानी विभिन्न प्रकार की यानी प्रदूषित गैसों की वजह से CO2 या CO गैस है या SO2 की वजह से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि हुई है, और तापमान में वृद्धि की वजह से क्या होता है यानी हमारी ओजोन परत के अंदर क्या हो गया है, एक छिद्र हो गया है, और ओजोन में छिद्र होगा तो उसका सीधा प्रभाव क्या हो गया, सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वोल्टिक किरणें, अल्ट्रावोल्टिक किरणें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सूर्य की पृथ्वी पर आएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी? तापमान में वृद्धि होगी, और उसका प्रभाव वनस्पति पर भी, जैविक समुदाय पर भी विशेष रूप से क्या है देखने को मिलेगा। और उस वनस्पति क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन होगा, और जिससे हमारे मौसम तंत्र में परिवर्तन होगा, और हमारी जो तापमान में वृद्धि की वजह से जो असामयिक वर्षा होगी या अम्लीय वर्षा होगी, उससे क्या होगा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आ जाएगी, विकृति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर यानी जब कार्बन की मात्रा जल के अंदर बढ़ जाएगी तो वहां के जो जीव जंतु वनस्पति पादप है वहां प्रकाश संश्लेषण की कमी आ जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की कमी होगी तो उसकी वृद्धि के अंदर आएगी, तो आहार श्रृंखला है वो क्या है यानी सागरीय आहार श्रृंखला का विनाश होगा। सागरीय आहार श्रृंखला में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, और उस सागरीय आहार श्रृंखला में जब विकृति होगी तो उसमें जो जीव जंतुओं की जो श्रृंखला है उसमें होगा, जिससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, जिससे जैविक समुदाय की जो श्रृंखला है जल के अंदर और स्थलमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के वनस्पति पादप समुदाय हैं उसमें धीरे धीरे क्या है विकृति आना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे मैंने बताया सल्फर डाई और नाइट्रस ऑक्साइड होगी तो उसकी वजह से अम्लीय वर्षा होगी, और जब अम्लीय वर्षा होगी तो न केवल वो यानी जल को प्रदूषित करेगी बल्कि जो पेड़ पौधों वनस्पति पर उसके पेड़ तो उनकी पत्तियां सूख जाएगी, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रमुख रूप से क्या है नहीं हो पाएगी, और जब यानी इसकी वजह से जब जलवायु परिवर्तन होगा तो उसकी वजह से क्या आएगी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, और उसकी वजह से क्या है यानी हमारा जैविक समुदाय प्रभावित होगा। यदि ये बाढ़ समुद्र यानी प्रमुख रूप से आपके आएगी वनस्पति समुदाय में तो कई वनस्पति है वो डूब जाएगी, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे। सूखा आएगा तो सूखे की वजह से क्या है न केवल कृषि तंत्र प्रभावित होगा, वनस्पति समुदाय भी प्रभावित होगा, जीव जंतु भी प्रभावित होंगे। चक्रवात की वजह से आपने देखा है कि हजारों यानी जीव जंतु वनस्पति नष्ट हो जाती है। सुनामी की वजह से आपने देखा होगा 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई जिसमें लगभग 3 लाख लोग कलकलवित हो गए थे, यानी लाखों वनस्पति पेड़ पौधे मुख्य रूप से नष्ट हो गए थे। जलीय जीव तंत्र है वो प्रभावित प्रमुख रूप से इस सुनामी की वजह से हुआ था। इसी सुनामी की वजह से भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो मुख्य रूप से यानी जलमग्न हो गया है। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य है जैविक समुदाय भी प्रमुख रूप से वायु प्रदूषण से जनित प्रकोपों से प्रभावित होगा, और इसी की वजह से जो ओजोन के अंदर जो विरलता आएगी उसमें क्या होगा बेसिकली तापमान में वृद्धि होगी, और वायु प्रदूषण से क्या है
यानी सर्दियों के अंदर धूम्र कोहरे का निर्माण होगा, जिससे यानी मुख्य रूप से दृश्यता है खत्म हो जाती है पेड़ पौधों वनस्पति पर, यानी धुएं के साथ जो कोहरा जमता है तो उस पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, पत्तियां झड़ जाती है और उसके अंदर वंशवृद्धि है वो प्रमुख रूप से क्या है इससे यानी रुक जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जल भंडारों के अंदर अम्लीय वर्षा होगी तो यानी झीलों तालाबों के अंदर जो मुख्य रूप से रहने वाले जीव जंतु है उस पर विपरीत प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हम देखें तो जैविक समुदाय भी वायु प्रदूषण से जनित जो यानी प्रकोप होंगे, चाहे वो ओजोन अलपता हो या हरित ग्रह प्रभाव की वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, जिसके कारण यानी कई असामयिक प्रकोप आएंगे और जिससे जैविक समुदाय है वो प्रमुख रूप से क्या है प्रभावित इसकी वजह से होगा। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, हालांकि इससे पूर्व हमने कल इसके बारे में अध्ययन कर लिया था कि यानी मानव स्वास्थ्य पर जो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के वायु प्रदूषण होता है उससे क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन एक बार मोटा मोटा पुनः दोबारा डिस्कस इसके अंदर कर देते हैं। देखिए मानव स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार की जो यानी औद्योगिकरण नगरीकरण या विभिन्न प्रकार के नगरपालिका का जो अवशिष्ट पदार्थ है उससे कई प्रकार की हानिकारक गैसें उत्पन्न होती है। जैसे मैं बात करता हूँ CO कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस है और ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है विभिन्न प्रकार के जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण या यानी विभिन्न प्रकार के जो व्हीकलों से निकलने वाली जो गैसें हैं जिसके कारण हमारे शरीर में जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश करेगी तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, सांस लेने के अंदर हमारे यानी प्रमुख रूप से दिक्कत हो जाएगी, श्वसन तंत्र पर विकृत प्रभाव डालती है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। इसके अलावा हम बात करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो मुख्य रूप से क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेवार होती है। इसके अलावा ये ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसका यानी CO2 से सीधा संबंध है और उसका सीधा तापमान बढ़ेगा तो सीधी सी बात है यानी मनुष्य के पर भी उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, कृषि तंत्र है वो मुख्य रूप से डिस्टर्ब हो जाएगा और कहीं न कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या करती है यानी हमारे जो संताप मंडल में पाए जाने वाले जो ओजोन परत है और ओजोन परत के अंदर क्या कर देगी छिद्र कर देगी। और क्योंकि वर्तमान में एयर कंडीशन का प्रयोग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हो रहा है, फोम प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, हेयर ड्रायर या अग्निशामक के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अन्य हानिकारक गैसें निकलती है वो ओजोन परत में छिद्र हो रहा है और जिससे क्या हो रहा है यानी वहां से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी जिसके कारण जो यानी सफेद दाग हो रहे हैं चमड़ी पर जिसको यानी उसकी वजह से चर्म कैंसर की संभावनाएं बढ़ रही है और यूरोपीय और अमेरिकी देशों में ये सर्वाधिक घटनाएं देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से न केवल हमारा जलवायु तंत्र प्रभावित होगा, जीव जंतु और मानव पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को इससे मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो सल्फर डाई इसके अलावा दूसरी गैस की यदि हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होती है और ये अम्लीय वर्षा जब मुख्य रूप से यानी स्वच्छ जल के स्रोतों में जाएगी तो उसकी वजह से वहां सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी, वो सल्फ्यूरिक एसिड है मनुष्य सेवन करेगा तो मनुष्य पर उसके शरीर का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वनस्पति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा लेड जिसको PB के रूप में जानते हैं, तो
तो लैड क्या होता है, जिंक, इसमें कारखानों के ईंधन दहन से या ऑटोमोबाइल उद्योग होता है उसमें से निकलने वाला जो लैड होता है, जो विभिन्न धूल कणों के रूप में विभिन्न प्रकार के सिलिका, एल्युमिनियम, कैल्शियम के सिलिकेट के रूप में वायुमंडल में जाता है और उसी लैड से क्या है के प्रभाव से धातु शरीर के अंदर क्या तंत्रिका तंत्र है हमारा डिस्टर्ब होता है, पाचन तंत्र पूरी तरह से विकृत हो जाता है इस लैड के प्रभाव से। इसके अलावा फ्लाई ऐश, और फ्लाई ऐश क्या होता है बेसिकली, यानी बारीक पाउडर होता है किसका, यानी सिलिका का, एल्युमिनियम का, कैल्शियम ऑक्साइड का, जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी 60% विद्युत होती है कहाँ, यानी तापी विद्युत गृहों के अंदर जो विभिन्न प्रकार की राख उड़ती है वहां कई प्रकार की गैसें निकलती है। इसके अलावा कई उद्योगों से ऑर्सेनिक है, बोरान है या क्रोमियम है या सीसा जैसे सूक्ष्म मात्रा के अंदर क्या है, यानी कई सूक्ष्म कण है वो वायुमंडल के अंदर वायु में मिल जाते हैं और उसका प्रभाव भी हमारे यानी शरीर पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मानव पर भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। धूम्र कोहरे की वजह से भी क्या होता है, स्मोक की वजह से, यानी मैंने इससे पहले डिस्कस कर लिया, आंखों में जलन है, फेफड़ों के अंदर जलन है या इससे दृश्यता खत्म हो जाती है, कई श्वसन तंत्र के जो हमारे अंग है उसको भी प्रमुख रूप से क्या है प्रभावित इसकी वजह से करता है। तो ये वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है इसको रोकने की क्या उपाय है, तो सर्वप्रथम है कि यानी जन चेतना जागृत करनी होगी। जो वायु प्रदूषण के जो प्रमुख घटक हैं जिसमें सबसे ज्यादा है यानी जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन के विकल्प गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स जैसे सूर्य ऊर्जा था या चाहे मुख्य रूप से पवन ऊर्जा है, तो उसका उपयोग हमें बढ़ाना होगा और इनका उपयोग हमें कम करना होगा। तो चयनात्मक उपयोग हमें करना होगा। जो औद्योगिकरण है उस पर भी जो विभिन्न प्रकार के यानी प्रदूषण यंत्र लगे होते हैं उन यंत्रों को लगाना होगा और उसको शहरों से बाहर स्थापित करना होगा और हमें जो हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति है उसके अंदर यानी वैश्विक कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमें अपने औद्योगिकरण, नगरीकरण की तरफ हमें बढ़ना होगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम यानी वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम जो 1981 और 1986 में जो बना उसके को कड़ाई से पालन करना होगा जिससे मुख्य रूप से क्या है वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो बना है 2010 में वो भी मुख्य रूप से वायु प्रदूषण संबंधित कई गाइडलाइन जारी करता है उसको। इसके अलावा वायु प्रदूषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के जैसे धूम्र कोहरे पर एक्ट बना, पराली जलाने पर मुख्य रूप से प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा पराली का चयनात्मक उपयोग किस प्रकार यानी किया जाए और उसको यानी उसकी जैविक खाद बनाई जाए, जैसे दिल्ली सरकार ने यानी मुख्य रूप से यानी पराली का को सड़ाकर और मुख्य रूप से बायो यानी खाद का बनाने का कार्य किया है। तो उस प्रकार उनका एक चयनात्मक उपयोग करना होगा, उसका हमें यानी मुख्य रूप से महत्वता से उपयोग करना होगा, उसको हमें यानी जैविक खाद को प्रोत्साहन होगा। जैसे कृषि की बात करते हैं तो जैविक खाद को प्रोत्साहन करना होगा। इसके अलावा यानी 2019 में केंद्र सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। क्या क्या था? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है वो 10 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 10 जनवरी 2019 को यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम है वो प्रारंभ हुआ और स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था वायु प्रदूषण को रोकना।
और इस कार्यक्रम के अंदर क्या है, वायु प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों प्लस विभिन्न प्रकार के समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, वो पर्यावरण में जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण को किस प्रकार यानी नियंत्रित किया जाए, और उसके अंदर 2017 का जो वायु प्रदूषण की जो यानी इंडेक्स है, उसके अंदर उसको किस प्रकार यानी उस वायु प्रदूषण को रोका जाए। जिस प्रकार हमने कल ही डिस्कस किया था कि विश्व के यानी 20 वायु प्रदूषित शहरों में 14 यानी एशिया के हैं, जिसमें अधिकांश भारत के हैं। दिल्ली है, मुंबई है, या मुख्य रूप से नोएडा है, लखनऊ, ये जो औद्योगिकरण हो रहा है और उस पर वायु प्रदूषण की मात्रा जो बढ़ रही है, उसको हमें कंट्रोल करना होगा और हमें वायु प्रदूषण के प्रति एक जन चेतना जागृत करनी होगी, एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना होगा और स्कूली स्तर पर, कॉलेज स्तर पर वायु प्रदूषण के वर्तमान के अंदर जो 20-30 सालों के अंदर यानी वायु प्रदूषण की जो रफ्तार बढ़ी है, जिससे मानव, जीव जंतु, वनस्पति पर जो विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसके प्रति हमें यानी अवेयर रहना होगा। उसके यानी जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, उसके वैकल्पिक के तौर पर जो यानी ऊर्जा के संसाधन है, उनको हमें खोजना होगा और कई प्रकार की जो हैलोजन गैसें हैं या वर्तमान में जो एयर कंडीशन, फ्रिज, एसी, फोम प्लास्टिक है, उसका विकल्प हमें ढूंढना होगा, जिससे ओजोन अलपता की समस्या के अंदर कमी आए। इसके अलावा यानी विश्व स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं, पेरिस जलवायु सम्मेलन, जिसमें भारत ने कहा कि भारत गैर परंपरागत ऊर्जा के जो सौर ऊर्जा के स्रोत है, उससे यानी 33% ऊर्जा है वो उससे उत्पादन करेगा। तो उस लक्ष्यों को विश्व स्तर में यानी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सही इंप्लीमेंट होना चाहिए और ये न केवल सरकार का दायित्व है, विभिन्न प्रकार के समाज सेवी संस्थाएं हैं और आम आदमी की जब तक सहभागिता नहीं होगी तब तक वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण को हमें रोक नहीं सकते। यानी एक होता है यानी मुख्य रूप से मूल अधिकार, दूसरा कर्तव्य, दोनों एक दूसरे के यानी पूरक हैं। यानी किसी का मूल अधिकार होता है तो यानी किसी का कर्तव्य भी वो जाके बनता है। तो हमारे मूल अधिकार और कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक होना होगा और यानी मुख्य रूप से हमें एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर इन्हें जो विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। यानी इसी के साथ हम आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।